हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टूडेंट अड्डा। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, ये हमारा लास्ट चैप्टर है इसका। इससे पहले अगर आपको वीडियोस देखनी है तो हम लिंक इसमें सेंड कर देंगे, आप वीडियोस में देख सकते हैं इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, लास्ट चैप्टर जो हमारा गया था एमीन्स गया था। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं? बायोमोलिक्यूल्स होते हैं एसेंशियल मॉलिक्यूल्स। ठीक है, एसेंशियल मॉलिक्यूल्स का मतलब है कि जिनकी हमें नेसेसरी है, हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। जैसे कि एग्जांपल है कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, अमीनो एसिड्स, फोर्थ वन प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, और सिक्स्थ वन है हार्मोन्स। ठीक है, ये हमारे क्या है? ये हमारे बायोमोलिक्यूल्स हैं। इसमें हमें कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ना है, विटामिन्स के बारे में पढ़ना है, अमीनो एसिड्स के बारे में पढ़ना है, प्रोटीन के बारे में पढ़ना है, न्यूक्लिक एसिड, हार्मोन्स के बारे में नहीं पढ़ना है। ठीक है, ये हमारे सिलेबस में डिटेक्ट हो चुका है, तो हमें ये पांचों चीज़ें करनी है, पढ़नी है इनके बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को। देखिए कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स हैं हमारे जिनका फॉर्मूला होता है CxH2O के ब्रैकेट के बाहर लगाएंगे हम Y। ठीक है, जैसे एग्जांपल आपने नाम तो सुना होगा ग्लूकोज। जितना आप X रखेंगे उतना ही Y रखेंगे। मैं X की जगह 6 रख रहा हूँ, C6H2O, Y की जगह भी 6 रखेंगे। फॉर्मूला क्या बनेगा? C6H12O6। दूसरा कोई एग्जाम्पल फ्रक्टोज। ठीक है, इसका भी फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। तो दोनों का तो फॉर्मूला सेम हो रहा है, दोनों का फॉर्मूला सेम है, मगर दोनों के स्ट्रक्चर क्या है? अलग है। इसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है और इसमें कीटोनिक ग्रुप होता है। ठीक है, ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है। तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? जिनका फॉर्मूला CxH2O होता है। ठीक है, उन्हें हम कार्बोहाइड्रेट्स बोलेंगे। एग्जाम्पल में ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ठीक है, स्टार्च है, इसके अलावा माल्टोज है, ठीक है, सुक्रोज है। काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हैं, इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए, अब हमारे जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ठीक है, इनको हम शुगर भी कह सकते हैं। ये हमारे शुगर भी है। अब हमारे ये जो शुगर हैं, ये दो तरीके से कार्बोहाइड्रेट्स कहें या शुगर कहें, आप इसे क्लासिफाई करेंगे दो चीज़ों में। एक का नाम बोलेंगे आप रिड्यूसिंग शुगर और एक को बोलेंगे आप नॉन रिड्यूसिंग शुगर। अब देखिए क्या वर्ड मैंने यूज़ करा? रिड्यूसिंग, रिड्यूस करना। ठीक है, यहाँ पर लिखा है नॉन रिड्यूसिंग, मतलब कि रिड्यूस नहीं करेगा। जो फेलिंग और टॉलेंस सॉल्यूशन को, फेलिंग्स और टॉलेंस रिएजेंट को, फेलिंग एंड टॉलेंस रिएजेंट को क्या कर देंगे? ये रिड्यूस कर देंगे। ठीक है, जो रिड्यूस कर देते हैं फेलिंग और टॉलेंस सॉल्यूशन को, उसको हम बोलेंगे रिड्यूसिंग शुगर। और जो इन्हें रिड्यूस नहीं कर पाते, फेलिंग और टॉलेंस को जो रिड्यूस नहीं कर पाते, उन्हें हम बोलेंगे नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है यहाँ पर माल्टोज। किसका? रिड्यूसिंग का। नॉन रिड्यूसिंग का एग्जाम्पल क्या है? नॉन रिड्यूसिंग का एग्जाम्पल है हमारे यहाँ पर सुक्रोज। ठीक है, माल्टोज एग्जाम्पल है रिड्यूसिंग का, नॉन रिड्यूसिंग का एग्जाम्पल क्या है? सुक्रोज। दोबारा से रिपीट करता हूँ, कार्बोहाइड्रेट्स शुगर है, ऐसी शुगर जो रिड्यूस कर देती है फेलिंग और टॉलेंस सॉल्यूशन को, उसे हम बोलेंगे क्या? रिड्यूसिंग शुगर। और जो रिड्यूस नहीं कर पाती हैं फेलिंग और टॉलेंस सॉल्यूशन को, रिएजेंट को, ठीक है, उसे हम बोलेंगे नॉन रिड्यूसिंग। रिड्यूसिंग का एग्जाम्पल क्या है? माल्टोज। और नॉन रिड्यूसिंग का एग्जाम्पल क्या है? सुक्रोज। ठीक है, इसे नोट डाउन करिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट अब हमारे पास आता है यहीं पर ही कार्बोहाइड्रेट्स को अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस, ठीक है, हम हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं, मतलब कि वाटर के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं। इसके बेसिस में हमें तीन तरीके के
कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं, ठीक है। एक को हम बोलेंगे सैकराइड्स, ठीक है, और दूसरा है डाइसैकराइड्स, और तीसरा है ओलिगोसैकराइड्स, ठीक है। अब जैसे हमारे पास है ग्लूकोज C6H12O6, आप क्या है, अगर इसे वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं, फर्दर आप इन्हें हाइड्रोलाइज करके तोड़ नहीं सकते। हाइड्रोलाइज का मतलब है कि वाटर के साथ रिएक्शन करवानी है, ठीक है। तो आप वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे, अगर ये आगे नहीं टूटेगा, सबसे छोटी यूनिट को एक तरीके से सैकराइड से बोल सकते हैं, तो ये आगे नहीं टूटेगा, और तो हम इसे बोलेंगे क्या, मोनोसैकराइड्स या सैकराइड्स आप बोल सकते हैं, जो टूट के, जैसे C12H22O11, अगर आप इसकी हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो हाइड्रोलाइसिस करने पे आपको 2 यूनिट मिलेंगी, C6H12O6, इसका नाम है ग्लूकोज, और दूसरी यूनिट मिलेगी C6H12O6, दूसरा सैकराइड मिलेगा, उसे बोलेंगे फ्रक्टोज। तो सीधा सीधा मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो टूट के 2 यूनिट में टूट जा रहा है, ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे डाइसैकराइड्स। जो आगे नहीं टूट रहा है, सबसे छोटी यूनिट में रहा है, ठीक है, उसको हम फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते, उसको हम बोलेंगे मोनोसैकराइड्स, ठीक है। मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ मोनोसैकराइड्स। अब तीसरा है हमारे पास ओलिगोसैकराइड्स। ओलिगोसैकराइड्स क्या हैं, जिनको आप तोड़ेंगे, तोड़ने पे 2 से लेकर 10 यूनिट, 2 से ज़्यादा और 10 से कम, ठीक है, 2 से लेकर 10 यूनिट तक मिलेंगी, तो उसको हम बोलेंगे क्या, ओलिगोसैकराइड्स बोलेंगे। जो टूटने पे 2 से लेकर 10 यूनिट्स तक देती हैं, ठीक है, उसको हम ओलिगोसैकराइड्स बोलेंगे। आगे पॉलीसैकराइड भी है। पॉलीसैकराइड क्या है, जैसे कि आपने इसके हाइड्रोलाइसिस करी, तो हाइड्रोलाइसिस करने पे n नंबर ऑफ यूनिट्स मिलेंगी, 10 से भी ज़्यादा, जैसे कि स्टार्च है, ठीक है। इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो अभी हमने कार्बोहाइड्रेट्स में क्या करा, छोटा सा एक क्विक रिव्यू करते हैं फटाफट से। कार्बोहाइड्रेट्स हमने पढ़े 2 तरीके के होते हैं, एक का नाम है रिड्यूसिंग और दूसरे का नाम है नॉन रिड्यूसिंग। रिड्यूसिंग का मतलब है जो फेलिंग और टॉलेंस के साथ रिएक्शन कर जाता है, नॉन रिड्यूसिंग जो फेलिंग और टॉलेंस के साथ रिएक्शन नहीं करता। रिड्यूसिंग का एग्जांपल है माल्टोस और नॉन रिड्यूसिंग का एग्जांपल है सुक्रोज, ठीक है। फिर हमने क्या करा, हाइड्रोलाइसिस के बेसिस में हमने 3 तरीके की बताए सैकराइड्स। हमें 3 तरीके की शुगर्स मिलती हैं, एक है मोनोसैकराइड्स जो आगे फर्दर नहीं टूट सकती, जो 2 से लेकर 10 यूनिट में टूटेगी, उसे हम बोलेंगे ओलिगोसैकराइड्स, या फिर आप डाइसैकराइड्स भी कह सकते हैं, 2 से लेकर 10 यूनिट तक, जैसे कि हमारे पास है सुक्रोज, ठीक है। एक होता है पॉलीसैकराइड्स क्या होती हैं, जो 10 से ज़्यादा यूनिट देगी, n नंबर ऑफ यूनिट देंगी, तो उसको हम बोलेंगे स्टार्च या फिर सेलुलोज, ठीक है। यहाँ तक हमने पढ़ा है, बहुत शॉर्ट में इंपॉर्टेंट टर्म्स बस याद रखनी, रिड्यूसिंग, नॉन रिड्यूसिंग, मोनोसैकराइड्स, ओलिगोसैकराइड्स एंड पॉलीसैकराइड्स, और इनके एग्जाम्पल याद करने, ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ना, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम। अब हमारे पास है ग्लूकोज। ग्लूकोज कैसा है, ये मोनोसैकराइड है, ठीक है। अब ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है, ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6, ठीक है। इसकी स्ट्रक्चर अगर आप ओपन करते हैं तो ऐसे मिलेगी, CHO HOH HOH CH HOH OH H HOH HOH एंड CH2OH, ठीक है। कितने कार्बन है, 6 कार्बन है, 1 2 3 4, 1 ये रहा, सेकेंड ये रहा, थर्ड ये रहा, फोर्थ ये रहा, फिफ्थ ये रहा, सिक्स्थ ये रहा, ठीक है।
इस तरीके से आप काउंट करेंगे तो आपको कार्बन भी 6 मिल जाएंगे, हाइड्रोजन भी 12 मिल जाएंगे और ऑक्सीजन भी। आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एल्डिहाइडिक ग्रुप है, ठीक है। ये क्या है, ये है हमारी ओपन स्ट्रक्चर। इसमें हमने क्या करा है, इसमें हमने सारे ये जो पॉइंट्स है ऐसे, ये वाला जो पॉइंट होता है कार्बन माना जाता है, ठीक है। यहाँ पर मैंने HOH ऐसे दिखाया, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इस वाले पॉइंट में कार्बन है, तो ये क्या है आपका ग्लूकोज की ओपन स्ट्रक्चर है, ठीक। अब फ्रक्टोज की लगे हाथ यहीं पे ही देख लीजिए। फ्रक्टोज में क्या है कि यहाँ पर हमें लिखना है CH2OH, यहाँ पर लिखना है C डबल बॉन्ड O। बस इतनी स्ट्रक्चर का डिफरेंस होता है। बाकी इसके बाद आपका क्या होगा, यहाँ पर HOH, OHH, HOH, 1 2 3 4 5 CH2OH, ठीक है। इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें देखिए यहाँ पर कीटोनिक ग्रुप है, किसमें, फ्रक्टोज में। फ्रक्टोज में क्या है, यहाँ पर कीटोनिक ग्रुप है, ठीक है। दोनों की स्ट्रक्चर, दोनों का फॉर्मूला लगभग सेम है, बस डिफरेंस क्या है, फ्रक्टोज में कीटोनिक ग्रुप है और ग्लूकोज में क्या है, एल्डिहाइडिक ग्रुप है, ठीक है। इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आगे, अब जो हमारे पास इंपॉर्टेंट आती है वो ग्लूकोज की रिएक्शंस। ग्लूकोज की रिएक्शन, पहले हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं HCN के साथ, तो हमें क्या मिलेगा, साइनोहाइड्रिन। इसकी हम रिएक्शन करवाते हैं HI के साथ और हीट करते हैं, तो हमें मिलेगा नॉर्मल हेक्सेन। इसकी हम रिएक्शन करवाते हैं Br2 वाटर के साथ, तो हमें मिलेगा सैकरिक एसिड। इसकी हम रिएक्शन करवाते हैं नाइट्रिक एसिड के साथ HNO3 के साथ, तो हमें मिलेगा ग्लूकोनिक एसिड। अगर हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं एनहाइड्राइड के साथ, तो हमें मिलेगा पेंटा एसीटेट, ठीक है। इसकी हम रिएक्शन करवाते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा ऑक्साइम, ठीक है। ये रिएक्शंस आपको बहुत अच्छी तरीके से याद रखनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ग्लूकोज की जब हम रिएक्शन HCN के साथ करवाते हैं तो हमें मिलता है साइनोहाइड्रिन, HI के साथ नॉर्मल हेक्सेन, Br2 वाटर के साथ सैकरिक एसिड, NH2OH के साथ ऑक्साइम, एनहाइड्राइड के साथ एसीटेट, पेंटा एसीटेट, और HNO3 के साथ ग्लूकोनिक एसिड, ठीक है। ये रिएक्शंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर में आ सकती है, 3 रिएक्शन पूछ सकते हैं, 1 नंबर में आ सकती है, ठीक है। इसे बहुत अच्छी तरीके से आपको याद करनी है, नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पर हम आगे चलते हैं फटाफट से। अब ये कुछ रिएक्शंस हैं। अभी तो हमने क्या बोला, ग्लूकोज की ओपन स्ट्रक्चर है। कुछ ऐसी भी रिएक्शंस होती हैं जो ये बताती हैं कि ग्लूकोज की ओपन स्ट्रक्चर नहीं है, साइक्लिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो कहा जाता है कि ऐसी रिएक्शंस बताइए जो इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही हो कि ग्लूकोज की जो है साइक्लिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हमें वाली रिएक्शंस याद रखनी है। पहला, बाइसल्फाइड NaHSO3 के साथ ये रिएक्शन नहीं करता। ग्लूकोज जो है 2,4-DNP टेस्ट भी नहीं देता। ग्लूकोज जो है आपका यहाँ पर शिफ्ट टेस्ट भी नहीं देता। बहुत सारी रिएक्शंस हैं, ठीक है। आपको मेन जो याद करनी है वो ये याद करनी। एक और है इसका, याद कर लीजिए, जो पेंटा एसीटेट है। हमने क्या भी पढ़ा था, ग्लूकोज की जब हम रिएक्शन
एनहाइड्राइड के साथ करवाते हैं तो हमें मिलता है पेंटा एसीटेट। यही तो पढ़ा था, हाँ जी सर यही पढ़ा था। अब इस पेंटा एसीटेट की NH2OH के साथ रिएक्शन होनी चाहिए और क्या बनना चाहिए था, ऑक्साइम। यहाँ पर ऑक्साइम नहीं बन रहा, तो पेंटा एसीटेट डू नॉट गिव ऑक्साइम व्हेन रिएक्ट विद NH2OH। ठीक है, इनके साथ रिएक्शन करने पे ये चीज़ें होनी चाहिए थी, नहीं बन रहा। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ग्लूकोज की क्या है, साइक्लिक स्ट्रक्चर भी एग्जिस्ट करती है। ठीक है, ये वाली अलग याद करना, जैसे कि हमारी HI के साथ रिएक्शन, HCN के साथ रिएक्शन, NH2OH के साथ रिएक्शन, एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन, इसके अलावा ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन और HNO3 के साथ रिएक्शन। ठीक है, ये एक अलग पार्ट है और ये एक अलग पार्ट है। ठीक है, दोनों अलग अलग पार्ट है। ठीक है, इसे नोट डाउन कर लीजिए फटाफट से, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। हमें यहाँ पर ग्लूकोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर याद कर लेनी है। ठीक है, ग्लूकोज की पूछ ली जाती है कई बार, साइक्लिक स्ट्रक्चर बना के दिखा दीजिए तो हम इजीली बना सकते हैं। पायरेनोज स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, HOH HOH OH H HOH CH2OH और H, इसको बोलेंगे अल्फा। ठीक है, डी ग्लूकोज, अल्फा डी। ठीक है, अल्फा प्लस और डी ग्लूकोपायरेनोज स्ट्रक्चर किसके, ग्लूकोज के स्ट्रक्चर है। HOH HOH OHH HOH और OH। ठीक है, और CH2OH और H। ठीक है, ये आपको अच्छी तरीके से याद करनी है, इसकी स्ट्रक्चर बना लीजिए ग्लूकोज की, फिर आगे चलते हैं। देखिए अब जो हमारा नेक्स्ट एक टॉपिक आता है, यहाँ पर हमने ग्लूकोज कवर कर लिया, मतलब कि कार्बोहाइड्रेट कवर कर लिया। कार्बोहाइड्रेट में हमने क्या क्या पढ़ा, कार्बोहाइड्रेट में हमने पढ़ा कि भैया ये रिड्यूसिंग शुगर होती हैं, फेलिंग और टॉलरेंस के साथ रिएक्शन कर जाती हैं, एग्जाम्पल क्या माल्टोस। फिर हमने पढ़ा नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या होती है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर वो होती हैं जो फेलिंग और टॉलरेंस के साथ रिएक्शन नहीं करती। ठीक है, एग्जाम्पल क्या, सुक्रोज। फिर हमने कहा कि ये मोनोसेक्राइड्स होते हैं, ये ओलिगोसेक्राइड्स होते हैं, ये पॉलीसेक्राइड्स होते हैं। ठीक है, मोनो जो आगे नहीं फर्दर हाइड्रोलाइसिस के थ्रू तोड़ सकते हैं, उसे नहीं तोड़ सकते। और ठीक है, जैसे ग्लूकोज आगे आ जाएगा आपका ओलिगोसेक्राइड्स में, जैसे सेक्राइड्स सुक्रोज हो गया, 2 से लेकर 10 यूनिट तक मिल जाती है। तीसरा फिर आपका हो गया इसमें पॉलीसेक्राइड्स, जैसे कि स्टार्च जो n नंबर ऑफ यूनिट देता है हाइड्रोलाइसिस में। हाइड्रोलाइसिस का मतलब है कि वाटर के साथ रिएक्शन करवाना और तोड़ना यूनिट को। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है इसके बाद फिर हमने क्या पढ़ा, ग्लूकोज की हमने रिएक्शंस पढ़ी कि जैसे HI के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, Br2 के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, और इसके अलावा नाइट्रिक एसिड के साथ करवा रहे हैं, ब्रोमीन वाटर के साथ करवा रहे हैं, और NH2OH के साथ करवा रहे हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, और एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं। तो क्या क्या प्रोडक्ट मिले वो हमें याद करना है। इसके अलावा कि कौन सी ऐसी रिएक्शंस हैं जो रिप्रेजेंट करेगी इसकी साइक्लिक स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, जो एविडेंस है, जैसे कि हमारा पहला है कि ये बाइसल्फाइड टेस्ट नहीं देता, NaHSO3 के साथ रिएक्शन नहीं करता, 2,4-DNP टेस्ट नहीं देता, शिफ्ट टेस्ट नहीं देता। इसके अलावा फिर आप ये भी कह सकते हैं कि इसका ग्लूकोज का स्ट्रक्चर जो है, मतलब कि सॉल्यूशन जो है वो आपका उसमें बदल जाता है, म्यूटा रोटेशन करता है, मतलब कि अल्फ़ा से बीटा में, मतलब प्लस से माइनस में ऑप्टिकल रोटेशन चेंज होता है। खैर वो अलग बात है, ये 2-3 रिएक्शन आपको याद करनी। अब हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट है हमारा पार्ट जो कि है प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन। अब प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन है पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड, पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड।
अब एक नया सवाल खड़ा हो गया, सर अमीनो एसिड्स क्या होते हैं? अमीनो एसिड्स होते हैं ये जिसमें अमीनो ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एल्काइल की चेन कोई सा ग्रुप और ये हाइड्रोजन, ठीक है, इसको हम बोलेंगे अमीनो एसिड। अमीनो का मतलब है NH2 ग्रुप और एसिड का मतलब है COH ग्रुप, ठीक है। ये दो ग्रुप प्रेजेंट होंगे, उसको हम बोलेंगे अमीनो एसिड। अब अमीनो एसिड जुड़ते हैं आपस में, एक अमीनो एसिड दूसरा अमीनो एसिड के साथ जुड़ेगा, एक चेन बनती जाएगी, वो चेन आगे जाके रूप लेती है किसका? प्रोटीन का, ठीक है। अब यहीं पर ही हम क्लियर कर देते हैं, जो हमारा अमीनो एसिड है, एक अमीनो एसिड दूसरा अमीनो एसिड के साथ जुड़ेगा, ठीक है। ये हमारा एक अमीनो एसिड है, ये दूसरा कोई अमीनो एसिड है, आपस में जुड़ेंगे, इस वाले बॉन्ड को हम बोलेंगे क्या? पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड लिंकेज भी बोलते हैं, ठीक है। पेप्टाइड बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड जो कि दो अमीनो एसिड के बीच में प्रेजेंट है, अ बॉन्ड विच इज प्रेजेंट बिटवीन टू अमीनो एसिड, ठीक है, या ऐसा बॉन्ड जिसने दो अमीनो एसिड को आपस में जोड़ रखा है, इज कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड और पेप्टाइड लिंकेज, ठीक है। अब हमारे यहीं पर हम अमीनो एसिड को पढ़ना स्टार्ट करेंगे, फिर हम प्रोटीन में जाएंगे। पहले हमने क्या बोला? प्रोटीन इज अ पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड्स एंड व्हाट आर अमीनो एसिड्स? अमीनो एसिड्स आर द बायोमोलिक्यूल्स व्हिच कंटेन अमीनो ग्रुप एज वेल एज कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है। फिर हमने ये बोल दिया कि दो अमीनो एसिड आपस में जिस बॉन्ड्स के थ्रू जुड़ते हैं उसको हम बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक। अब हमारा जो ये अमीनो एसिड है, ये अमीनो एसिड भी हमारे दो टाइप के होते हैं, ठीक है। एक को बोलते हैं एसेंशियल और दूसरे वाले को बोलते हैं नॉन एसेंशियल। अब देखो एसेंशियल नॉन एसेंशियल क्या है? एसेंशियल वो होते हैं जो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते, जो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज्ड नहीं होते, ठीक है, जो हमारी बॉडी नहीं बना सकती। और नॉन एसेंशियल क्या है? जो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज हो जाते हैं, जो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज हो जाते हैं, ठीक है। असेंशियल एंड नॉन असेंशियल, ठीक है। असेंशियल में जैसे एग्जांपल है वेलिन और नॉन एसेंशियल का एग्जांपल है एलानिन। आप ये भी याद कर सकते हैं, एनसीईआरटीज़ में काफ़ी सारे एग्जांपल है, देखिए उसमें पूरी टेबल है, ठीक है। जहाँ पर स्टार लग रहा होगा वो असेंशियल है, जिसमें नहीं लग रहा वो नॉन एसेंशियल है, ठीक है। एक टेबल होगी एनसीईआरटी में, आप इस चैप्टर में देखिएगा। अमीनो एसिड्स क्या होते हैं? असेंशियल और नॉन एसेंशियल। असेंशियल वेलिन जो हमारी बॉडी में, बहुत सारे एग्जांपल है, एक एग्जांपल लिया मैंने, जो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते, जो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज हो जाते हैं उन्हें बोलते हैं नॉन एसेंशियल। ये नहीं है कि मतलब कि नॉन एसेंशियल वाले हमें नहीं चाहिए, ठीक है, वो हमारी बॉडी में होनी चाहिए, इनकी डेफिशिएंसी की वजह से भी दिक्कत आ सकती है, ठीक है। बस ये है कि हाँ पर नॉन एसेंशियल इसलिए बोल रहे हैं कि हमारी बॉडी में वो सिंथेसाइज हो जा रहे हैं, ठीक है, और जो नहीं हो रहे हैं उनको एसेंशियल नाम दे दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट यहीं पर ही हम एक चीज़ देखते हैं, अमीनो एसिड्स भी फिर हमारे ऑन द बेसिस ऑफ, अगर हमारा NH2 ग्रुप बराबर है COH ग्रुप के तो इसका हम बोलेंगे न्यूट्रल। अगर हमारा NH2 ग्रुप ज़्यादा है COH से तो हम उसको बोलेंगे बेसिक। अगर हमारे पास क्या है, COH ग्रुप ज़्यादा है, ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे एसिडिक। तीन तरीके के अमीनो एसिड होते हैं, न्यूट्रल, बेसिक और एसिडिक। न्यूट्रल, बेसिक और एसिडिक दोनों बराबर ग्रुप है। न्यूट्रल एक ग्रुप ज़्यादा है NH2 वाला बेसिक, एक ग्रुप एसिड वाला ज़्यादा है तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे एसिडिक। कार्बोक्सिलिक ग्रुप ज़्यादा एसिडिक, NH2 ग्रुप ज़्यादा बेसिक, दोनों बराबर न्यूट्रल, ठीक है। यहाँ पर हमने कर दिया। और ये लिख लीजिएगा यहाँ पर ही, अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड के साथ जुड़ता है उसको हम बोलते हैं क्या? पेप्टाइड लिंकेज या बॉन्ड, ठीक है। उतार लीजिए उसे फटाफट से। हाँ ठीक है, एग्जाम्पल इसका एलानिन ही लिख लीजिए, इसका एग्जाम्पल बेसिक वाले का हिस्टिडिन, और इसका एग्जाम्पल है एस्पार्टिक एसिड। सर ये क्या क्या बोल रहे हैं आप? ये बेटा अमीनो एसिड्स के नाम है, ठीक है, आपको नाम याद रखने। हमने बोला प्रोटीन क्या है? प्रोटीन आर द पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड्स।
What are amino acids? Amino acids are those acids in which amino group as well as carboxylic group is present. अमीनो एसिड जो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज हो जाते हैं नॉन एसेंशियल, जो नहीं होते वो एसेंशियल। जिन अगर NH2 ग्रुप और COH ग्रुप, अमीनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप बराबर होते हैं न्यूट्रल। अगर एक ज़्यादा होगा, अगर NH2 ग्रुप ज़्यादा है तो बेसिक, अगर COH ग्रुप ज़्यादा है तो एसिडिक। एग्जाम्पल एस्पार्टिक एसिड एसिडिक का, बेसिक का एग्जाम्पल हिस्टिडिन और न्यूट्रल का एग्जाम्पल क्या है एलानिन। ठीक है, इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। अब एक टर्म आती है जिसका नाम है ज्विटर आयन। भाई ज्विटर आयन क्या होता है? हमारे पास ये जो अभी अमीनो एसिड था, ये क्या करता है, एक्वस मीडियम में जहाँ से H को रिलीज कर देता है और NH2 ग्रुप उसे एक्सेप्ट कर लेता है। मतलब कि ये बदल जाएगा NH3 पॉजिटिव में, ये बदल जाएगा CO नेगेटिव में, ये एल्काइल ग्रुप में और ये हाइड्रोजन। ठीक है, इसको हम बोलेंगे ज्विटर आयन, डाईपोलर मॉलिक्यूल और आयन। ठीक है, ज्विटर आयन क्या होता है कि वाटर में जो हमारे अमीनो एसिड्स होते हैं वो ज्विटर आयन की फॉर्म में रहते हैं। जो कार्बोक्सिल ग्रुप है वो H+ आयन दे देता है और NH2 ग्रुप है वो H+ आयन ले लेता है। तो इसके वजह से दो पोल्स बन गए, डाईपोलर मॉलिक्यूल बोल दो और नाम क्या दे दो इसका, ज्विटर आयन। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए इसे फटाफट से। ठीक है, आगे यहीं पर ही एक चीज़ है आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट ये क्या है भाई? आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। ठीक है, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर ज्विटर आयन न्यूट्रल फॉर्म में पाया जाता है। ज्विटर आयन कैसा होता है? न्यूट्रल। कहने का मतलब जितना मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पॉजिटिव का होता है वो बराबर होगा उतना ही मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज, इज कॉल्ड ज्विटर आयन। ठीक है, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट वो पॉइंट जहाँ पर ज्विटर आयन क्या होता है, वहाँ पर ज्विटर आयन न्यूट्रल फॉर्म में पाया जाता है। जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा उस मॉलिक्यूल के अंदर। ठीक है, तो उस आइसो का मतलब पता लग रहा है ना, सेम। अब सेम क्या है? पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, सिंपल सा। ठीक है, नोट डाउन करिए, आगे चलते फिर। चलिए आगे चलते हैं। हम एक छोटा सा रिवाइज करते हैं, क्विक रिव्यू करते हैं पीछे का हमने कितना क्या क्या पढ़ा है। हमने पढ़ा प्रोटीन। ठीक है, अभी प्रोटीन और पढ़ना है। प्रोटीन किसके बने हुए रहते हैं? अमीनो एसिड्स के बने रहते हैं। अमीनो एसिड्स क्या होते हैं? जिनमें NH2 ग्रुप और COH ग्रुप होता है। फिर अमीनो एसिड्स को हमने कैटेगराइज करा एसेंशियल में, और हमने किस में कैटेगराइज करा? नॉन एसेंशियल में। चलिए इसके बाद फिर हमने बोला अमीनो एसिड्स हमारे ऑन द बेसिस ऑफ मतलब NH2 ग्रुप और COH ग्रुप तीन पार्ट में होते हैं। एक का नाम है न्यूट्रल, जितने NH2 ग्रुप उतने ही COH ग्रुप। अगर हमारे COH ग्रुप ज़्यादा होते हैं, NH2 ग्रुप कम होते हैं तो उसको हम बोलेंगे एसिडिक। और अगर हमारे NH2 ग्रुप ज़्यादा होते हैं COH ग्रुप से तो उसको हम बोलेंगे बेसिक। ठीक है, फिर हमने बोला अमीनो एसिड जो होते हैं, एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड के साथ जुड़ता है, उसको हम बोलते हैं क्या? पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, फिर हमने बोला जो अमीनो एसिड होता है वो किस फॉर्म में पाया जाता है? वो पाया जाता है ज्विटर आयन के फॉर्म में। ठीक है, फिर हमने ये भी पढ़ा ज्विटर आयन आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट में, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट में किस फॉर्म में पाया जाता है? आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट में ये हमारा मिलता है न्यूट्रल। ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ा था। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रोटीन। ठीक है, इसे नोट डाउन कर लीजिए अगर आपको करना है। आगे चलते हैं फिर।
देखिए अब हमारा प्रोटीन है, प्रोटीन, एक प्रोटीन होता है हमारा फाइब्रस और दूसरा होता है ग्लोबुलर प्रोटीन। नाम से पता लग जा रहा है, फाइब्रस ये रहा, ग्लोबुलर ये रहा। जो स्फीरॉइडल शेप होती है, जिनके अंदर हेलिक्स होते हैं, जिनके अंदर ग्लोब्यूल्स होते हैं, उसको हम ग्लोबुलर बोलेंगे। फाइब्रस की स्ट्रक्चर ये पैरेलल चेन चलती है, सिंपल सा है, ठीक है। अब क्या है हमारे पास, ये जो फाइब्रस प्रोटीन और ग्लोबुलर प्रोटीन है, इनको अगर कई बार पूछ लिया जाता है सॉलिबिलिटी के बेसिस में बताओ या स्ट्रक्चर के बेसिस में बता दो, तो अगर सॉलिबिलिटी के बेसिस में आता है तो आप बोलेंगे फाइब्रस और ग्लोबुलर होता है हमारे पास। अब जो हमारा फाइब्रस है ना, वो पानी में, वाटर में इनसॉल्युबल होता है, जैसे कि जस्ट लाइक हेयर, हेयर इज एग्जाम्पल ऑफ किस चीज़ का, फाइब्रस का। अब आप पानी में घोल के देखिए, वो पानी में नहीं घुलेगा, ठीक है, क्योंकि उसकी स्ट्रक्चर कैसी है, फाइब्रस है, ठीक है। और ग्लोबुलर क्या है, ग्लोबुलर में एग्जांपल ले लीजिए एग एल्बुमिन। एल्बुमिन मतलब जो एग होता है, एग का जो यॉक वाला पार्ट होता है, येलो वाला पार्ट हटा दो, जो पानी पानी सा पार्ट होता है, कॉल्ड एल्बुमिन। उस एल्बुमिन को आप पानी में घोलिए, ठीक है, वो घुल जाएगा आपका सिंपल सा। तो जो घुल जा रहा है सिंपल सा, वो है आपका ग्लोबुलर, और जो नहीं घुल पा रहा उसको हम वो क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे फाइब्रस, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं फाइब्रस जो होता है, फाइब्रस जो होता है वो सॉल्युबल होता है किस में, वाटर में, और जो ग्लोबुलर होता है वो इनसॉल्युबल, सॉरी, फाइब्रस जो होता है इनसॉल्युबल होता है और जो ग्लोबुलर है वो सॉल्युबल होता है किस में, वाटर में। एग्जाम्पल बताइए, एल्बुमिन, इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है केराटिन, केराटिन है, मायोसिन है, ठीक है। ऐसे इसका एग्जाम्पल एल्बुमिन है, इंसुलिन है। तो मैं एक एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, बाकी और एग्जाम्पल आपको पढ़ने हैं तो एनसीईआरटी को आपको रेफरेंस में लाना पड़ेगा, वहाँ पर बहुत सारे को एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या बोला, प्रोटीन जो है अगर आप स्ट्रक्चर के बेसिस में देखते हैं तो हमारा फाइब्रस और ग्लोबुलर है, और सॉल्युबिलिटी के बेसिस में भी, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि फाइब्रस जो होता है इनसॉल्युबल होता है वाटर में, और केराटिन होता है एग्जाम्पल, ग्लोबुलर जो होता है वो सॉल्युबल होता है वाटर में। एल्बुमिन, इसकी स्फीरॉइडल शेप होती है, हेलिक्स होते हैं, इसमें कुछ नहीं होता, पैरेलल चेन होती है, ठीक है। अब प्रोटीन को फिर स्ट्रक्चर के बेसिस में दोबारा डिवाइड करा गया है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटरनरी। प्राइमरी क्या है, प्राइमरी एक केवल एक सीक्वेंस है, सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स, अमीनो एसिड्स, एक अमीनो एसिड दूसरे के साथ जुड़ा है, दूसरा तीसरे का, तीसरा चौथे के साथ, चौथा पांचवे के साथ, तो ऐसे चेन बना रहे हैं, ठीक है। तो एक सीक्वेंस होता है अमीनो एसिड का, उसको हम बोलेंगे प्राइमरी। अब इसी, मान लीजिए प्राइमरी है, अब सेकेंडरी क्या होगा, सेकेंडरी, इनको थोड़ा सा और फोल्ड कर दीजिए। अब हमारे सेकेंडरी के दो पार्ट आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक का नाम है अल्फा हेलिक्स और दूसरे का नाम है बीटा प्लेटेड शीट, बीटा प्लेटेड शीट। अल्फा की स्ट्रक्चर कैसी होती है, ऐसी, और बीटा की स्ट्रक्चर कैसी होती है, ऐसी, ठीक है। अल्फा हेलिक्स हो या बीटा प्लेटेड शीट हो, इनके बीच में क्या होता है, इनके बीच में होता है एच बॉन्डिंग, जो इन्हें स्टेबल करती है, एच बॉन्डिंग जो स्टेबल करती है सेकेंडरी स्ट्रक्चर को, ठीक है। टर्शरी क्या है, सेकेंडरी या प्राइमरी वाले को और ज़्यादा फोल्ड कर दीजिए, आपको टर्शरी मिल जाएगी, टर्शरी वाले को और ज़्यादा फोल्ड कर दीजिए, आपको क्वाटरनरी मिल जाएगी, ठीक है। चार तरीके के, इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेकेंडरी जो आपका प्रोटीन है उसको क्लासीफाई करिए, कैटेगराइज करिए, तो आप बोलेंगे अल्फ़ा और बीटा। अल्फ़ा हेलिक्स, हेलिक्स, बीटा प्लेट शीट ऐसी, एक शीट ये रही, दूसरी शीट ये रही, तीसरी शीट ये रही, आपस में किस बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, ये भी आपस में किससे जुड़े हुए हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, ठीक है। टर्शरी वाली 3 डायमेंशनल है, क्वाटरनरी वाली और ज़्यादा डायमेंशनल है, 3 डायमेंशन और ज़्यादा पैकिंग है उसमें, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्या है, प्राइमरी सेकेंडरी, प्राइमरी के सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड, सेकेंडरी का एग्जांपल क्या, अल्फा और बीटा प्लेटेड शीट, ठीक है। इसे नोट डाउन करिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए आगे है, अब हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है पार्ट, उस पार्ट का नाम है डीनेचुरेशन, ठीक है। डीनेचुरेशन, डीनेचुरेशन,
नेटिव जो प्रोटीन होता है, उस नेटिव प्रोटीन का मतलब है जो नेचुरल प्रोटीन होता है, ठीक है, जो नेचुरल प्रोटीन है उसको हम बोलते हैं नेटिव प्रोटीन। अब नेटिव प्रोटीन की अपनी एक बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है, ठीक है। अब जैसे ही आप इसमें चेंज लाते हैं, चेंज इन टेम्परेचर या चेंज इन पीएच, उस नेटिव प्रोटीन के साथ आपने क्या करा, या तो टेम्परेचर में चेंज लिया है उसको लेके, और या तो पीएच में चेंज लिया है। इसके वजह से क्या होता है, जो नेटिव प्रोटीन है उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी क्या हो जाती है, लॉस हो जाती है। बायोलॉजिकल एक्टिविटी लॉस हो जाती है, इस चीज़ को हम बोलते हैं डीनेचुरेशन। अब मान लीजिए जैसे प्रोटीन में हेलिक्स थे, ये हेलिक्स थे, ग्लोब्यूल से, इस तरीके से ये आपस में जुड़े हुए थे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी इनके अंदर। अब हमने क्या करा, इसे हीट कर दिया। हीट करने में जो ग्लोब्यूल्स हैं वो खुल गए, ये खुल गए, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग अलग हो गई, ये टूट गए सारे, ठीक है। अब क्या फ़र्क हो गया, ये तो है बेटा नेटिव, और ये क्या है, ये है आपका जब बायोलॉजिकल एक्टिविटी वो लॉस कर चुका है। बायोलॉजिकल एक्टिविटी क्या लॉस कर चुका है, मतलब कि लॉस का मतलब है यहाँ पर हम बोलेंगे डीनेचर हो चुका है। अब एग्जाम्पल्स बताइए सर, डीनेचुरेशन का एग्जाम्पल है बॉइलिंग ऑफ एग। एग्जाम्पल क्या है, बॉइलिंग ऑफ एग, ये तो एग्जाम्पल हो गया चेंज इन टेम्परेचर का। और दूसरा एक एग्जाम्पल है कर्डलिंग ऑफ मिल्क। कर्डलिंग ऑफ मिल्क, आप दूध है, दूध से आपने कर्ड बना लिया, आप कर्ड से दोबारा मिल्क नहीं बना सकते। आपने एग को बॉईल कर दिया, अब आप दोबारा से करेंगे कि उस एग में से चिकन निकल के आ जाए, मतलब बच्चा हो जाए, वो नहीं हो सकता, ठीक है, चूज़ा नहीं हो सकता उसमें से। या आप कहें दोबारा से मिल्क में से कर्ड बना दो, दोबारा कर्ड से मिल्क बना दो, वो भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि जब आप डीनेचुरेशन करते हैं उस टाइम में केवल प्राइमरी वाली ही रह जाती है, क्योंकि वो तो सिंपल एक सीक्वेंस है। सेकेंडरी वाली, टर्शरी वाली, क्वाटरनरी वाली, ये क्या हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी वाली ये डिस्ट्रॉय हो जाती है, प्राइमरी वाली रिमेन इंटैक्ट रहती है। इस चीज़ को हम बोलते हैं डीनेचुरेशन। अब मैं थोड़ा सा रिव्यू करवाता हूँ, आपको रिवाइज करवाता हूँ पीछे का। हमने पढ़ा प्रोटीन क्या है, ये पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड्स है। अब प्रोटीन जो है दो टाइप के होते हैं, फाइब्रस और ग्लोबुलर, ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी। जो सॉल्युबल हो जाता है ग्लोबुलर, और जो सॉल्युबल नहीं होता वो फाइब्रस। फाइब्रस का एग्जाम्पल क्या है, कैरेटिन। ग्लोबुलर का एग्जाम्पल क्या है, एल्बुमिन। फिर हमने देखा अगर इनकी और ज़्यादा स्ट्रक्चर देख रहे हैं 3 डायमेंशनली बेसिस में, तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी। प्राइमरी क्या है, एक सीक्वेंस है। सेकेंडरी क्या है, प्राइमरी वाले को और ज़्यादा थोड़ा सा कॉम्पैक्ट कर दो, पैकिंग और कर दो, तो सेकेंडरी मिल जाएगी। अल्फा और बीटा, अल्फा हेलिक्स, बीटा प्लेट शीट, दोनों किससे स्टेबल होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। टर्शरी वाली और 3 डायमेंशनली और ज़्यादा पैकिंग कर दो, क्वाटरनरी वाली और ज़्यादा पैकिंग कर दो। अब आगे हमने फिर पढ़ा डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन में क्या होता है, डीनेचर कर देना प्रोटीन को। कैसे प्रोटीन को डीनेचर कर देंगे आप, उसकी नेचर कैसे ख़राब कर सकते हैं, हीट कर दीजिए या पीएच में चेंज ले आइए। हीट कर दीजिए मतलब एक एग लीजिए, बॉईल कर दीजिए उसे, तो आप देखेंगे जो एग है उसमें जो प्राइमरी रह जाएगा, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी खत्म हो जाएगा, सेमी सॉलिड हो जाता है। अब सेकेंड है आपका कर्डलिंग ऑफ मिल्क। दूध कैसा था, लिक्विड की फॉर्म में, आपने उसमें नींबू डाल दिया, आपने पीएच में चेंज लिया है, तो कैसा हो गया, वो सेमी सॉलिड टाइप हो गया, कर्ड बन गया उसमें, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट्स हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डीनेचुरेशन क्या होता है, क्या ये रिवर्सिबल प्रोसेस है या नहीं है, क्यों नहीं है, कौन सी स्ट्रक्चर खराब हो जाती है इसमें, कौन सी रिमेन इंटैक्ट रहती हैं, ठीक है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है, इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं, ठीक है बेटा। यहाँ पर तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, यहाँ पर हमने कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ लिया। अच्छा, एक चीज़ रह गई थी कार्बोहाइड्रेट्स में, एक सैकराइड दूसरे सैकराइड के साथ जुड़ता है, ठीक है। ये मान लीजिए ग्लूकोज है, ये मान लीजिए फ्रक्टोज है। एक सैकराइड दूसरे सैकराइड के साथ जुड़ रहा है, इस बॉन्ड को बोलेंगे, जो दो सैकराइड्स को आपस में जोड़ता है उसको बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज एक ऐसा लिंकेज है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड जो दो सैकराइड्स को आपस में जोड़ता है, ठीक है, उसको हम बोलेंगे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अ बॉन्ड विच जॉइन टुगेदर टू सैकराइड्स,
ठीक है, और उसको हम बोलेंगे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, या फिर अ बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन टू सैकराइड्स, ठीक है, और दिस बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है, वाटर का मॉलिक्यूल निकलेगा, इस सैकराइड में से कुछ H का पार्ट मिलेगा, इस वाले में से OH का पार्ट मिलेगा, वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाएगा, बदले में क्या बॉन्ड बन जाएगा, और उस बॉन्ड का मतलब होता है जो जोड़ने वाला, दो चीज़ों को जोड़ने वाला, किन दो सैकराइड्स को जोड़ने वाला क्या बोलेंगे, ग्लाइकोसिडिक, दो अमीनो एसिड को जोड़ने वाला क्या बोलेंगे, पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज, ठीक है, इसे नोट डाउन कर लीजिए। और जो अब हमारा जो इसी का ही नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें हम कवर करेंगे विटामिन्स, ठीक है, विटामिन्स के टाइप पढ़ेंगे, कौन सी डिजीज़ होती हैं, इसके अलावा हम न्यूक्लिक एसिड पढ़ेंगे, ठीक है, और वो हमारा कवर हो जाएगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।